और चलिए सीधा रुख करते हैं जहां पर संबोधित कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। सभी जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना संकट में हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभरी है और पूरे देश में हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज के काम की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है कि आपके सहयोग से, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के प्रयासों से हमने जो जन भागीदारी का मॉडल खड़ा किया, जिसमें नियंत्रण भोपाल से नहीं होता था, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड की और गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपने यहां हर चीज को नियंत्रित कर रही थी। कौन सी सेवाएं चालू रखनी है, कौन सी बंद रखनी है, किल कोरोना अभियान चलाना है, होम आइसोलेशन में ले जाना है, कोविड केयर सेंटर में ले जाना है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारा काम आपने अपने हाथ में ले लिया था। मेरे जनप्रतिनिधि साथियों ने मंत्रियों के साथ, विधायक सांसद साथियों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो काम किया वो अद्भुत और अद्वितीय है। मैं उसके लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूं। यहां तक कि हमारे ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों ने चमत्कार किया सचमुच में, और कोविड को नियंत्रित करने में हम देश में सबसे पहले सफल हुए और सबसे प्रभावी ढंग से सफल हुए, इसलिए कि आप सक्रिय हुए। वो सफलता मेरी नहीं, भोपाल में बैठे शासन प्रशासन की नहीं, वो सफलता आपके प्रयत्नों की सफलता है। दूसरी लहर ने सचमुच में हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। मन अभी भी कई बार दर्द, तकलीफ और पीड़ा से भर जाता है जब उनकी याद आती जिन्हें हमने खो दिया। जिंदगियां गई, तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोग मुकाबला करते रहे और मुकाबला करने के बाद आज अगर सुखद स्थिति में है तो आप सबके परिश्रम के कारण है। वो दिन मुझे भूलते नहीं है जब ऑक्सीजन से जैसे संकट हमें सोने की इजाजत नहीं दे रहे थे, हम पलक से पलक नहीं झपकते थे, क्योंकि हमको लगता था कि जरा अभी देर हो गई तो जिंदगी की डोर न टूट जाए। लेकिन केवल वही नुकसान नहीं हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। मुझे कहने में आपसे भी कोई संकोच नहीं है, एक साल में दो बार कोविड के महासंकट ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। सरकार के खजाने पर भी गंभीर असर पड़ा है और लोगों की आय पर भी गंभीर असर पड़ा है। रोज मेहनत करने वाले कई बार रोजगार के लिए संकट के दौर में पहुंच गए थे। छोटे छोटे व्यवसायी गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, व्यापार चौपट हो गया था। हालांकि उद्योग और निर्माण की गतिविधियां हमने चलाने की कोशिश की, लेकिन विपरीत असर उस पर भी पड़ा। मैं अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में अभी लगा हूं, लेकिन संकट तो संकट है। आज मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती कि रोजगार के अवसरों को कैसे बढ़ाया जाए। मेरे मंत्री बैठे हैं, प्रशासन के मित्र बैठे हैं, मेरे आदरणीय विधायक साथी बैठे हैं,
सांसद मित्र भी हैं। हम अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अर्थ से ही बाकी चीजें संभव है। आर्थिक संकट होते हुए भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम निर्माण के कामों के लिए धन की व्यवस्था करें, क्योंकि काम अगर चलते हैं तो रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती है, रोजी और रोटी भी लोगों की चलती है। मुझे अपनी जनता की, चाहे वो गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, मध्यम वर्गीय हो, उनकी जिंदगी की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपनी टीम के साथ हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, और बहुत जल्दी हमारा प्रयास रहेगा कि हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आ पाए। लेकिन दिक्कत तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। कई बार ये लग सकता है, हमने कोशिश की कोरोना काल में, गरीबों के खाते में पैसा डले, किसानों को कोई दिक्कत ना होने दें, सारे प्रयास किए। मैं दोहराना नहीं चाहता। जो अलग अलग कमजोर वर्ग के भाई और बहन थे, उनके खाते में भी पैसा डालने का क्रम हमने जारी रखा। कठिनाई और कष्ट बहुत थे, लेकिन उसमें से भी हमने रास्ता निकालने की लगातार कोशिश की है, और आज भी कोई कोशिश हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं, और मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूं कि कैसे रोजगार के अवसर बढ़े। हमारी कोशिश होगी हर महीने लगभग 1 लाख रोजगार के अवसर, जो हर एक क्षेत्र में होंगे, हर एक सेक्टर में होंगे, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो, स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से हो, ऋण दिला के हम कामकाज खड़े कर पाए, चाहे निर्माण के कामों में रोजगार के अवसरों का सृजन करके हो। अलग अलग जितने माध्यम हो सकते हैं, हम तेजी से निवेश आकर्षित कर रहे हैं। लगातार मेरी कोशिश है कि छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश की धरती पर आए, छोटी छोटी लघु और कुटीर उद्योग भी लगे, एमएसएमईज भी ठीक काम करके छोटी छोटी इकाइयां लगाए, टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट्स जैसे सेक्टर भी आए। आज भी मैंने उद्योगपतियों से चर्चा की है, ताकि हम अपने लोगों को रोजगार दे सकें। कष्ट है, लेकिन कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे कर्मचारी मित्रों की भी कुछ समस्याएं, मैं उनको समझता हूं, लेकिन आज परिस्थिति थोड़ी विकट है। अनुकूल होने पर हम समाज के हर एक वर्ग के बारे में कर्मचारी सहित विचार करके फैसला लेंगे। एक तकलीफ है बच्चों की स्कूल की। अभी तीसरी लहर की संभावनाओं के कारण, जो अभी आपके सामने व्यक्त की गई है, हम स्कूल खोलने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन स्कूलों में भी शिक्षकों की सैलरी का सवाल, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में, और दूसरे पालकों की दिक्कत का भी सवाल है। अब मुझे जगह जगह पालक कहते हैं कि पढ़ाई हो नहीं रही, लेकिन फीस बढ़ा दी गई है। हमने पिछले साल तय किया था, वो फैसला कलेक्टर जरा कड़ाई के साथ इंप्लीमेंट करवाए। ट्यूशन फीस के अलावा और कोई वसूली बच्चों से, पालकों से नहीं होगी, और ट्यूशन फीस भी पिछले साल से इस साल बढ़ाई नहीं जा सकेगी किसी भी कीमत पर। ये मेरे साफ और स्पष्ट निर्देश है। तीसरे लहर की संभावनाएं जैसे ही हम समाप्त करेंगे, हम स्कूल खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी जो हमारी चिंता है कि हम तीसरी लहर को ना आने दें। अभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन हुआ,
अच्छा, मैं वैसे भी देख रहा हूं, आज इनने बताया कि भोपाल में कम भीड़ निकल रही, लेकिन वल्लभ भवन के बाहर जो बाजार लगता है उसमें 600 से ज्यादा लोग थे और 70% के चेहरे पर मास्क नहीं है। जगह जगह भीड़ निकल पड़ी है और इसलिए मुझे चिंता हुई। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि अगर बिना मास्क की भीड़ निकली तो हम तीसरी लहर को निमंत्रण देने का काम करेंगे। ये दुनिया के कई देशों में आ रही है, आप रोज अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं। आप कल्पना कीजिए, देखो मैं नहीं चाहता कोई काम धंधा रुके, दुनिया सामान्य तरीके से चले, गतिविधियां आर्थिक चालू रहे, बाजार खुले रहें, लेकिन सावधानी तो रखें हम। आखिर मास्क लगाने में दिक्कत क्या है? जनता सचमुच में कई बार लगता है कि तकलीफ खत्म होने के बाद मनुष्य का स्वभाव भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ था। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आपके सामने बैठा हूं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम खत्म नहीं हुआ। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हैं अस्तित्व में, और मैं आपको सक्रिय रखूंगा हर हालत में। आपके साथ मैं मिलकर सक्रिय रहूंगा ताकि हम ऐसी परिस्थिति ना बनने दें। आखिर जनता को कौन समझाएगा? मैं भी समझाऊंगा, आप भी समझाएं। गांव में कौन टोकेगा मुझे बताइए। शहर में भीड़ अगर निकले बिना मास्क की तो क्या टोकना अकेला मेरा काम है? क्या आपकी जवाबदारी नहीं है? ये पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और समाज के जागरूक भाई और बहनों का दायित्व है। हम कितने बड़े संकट से निकले, जरा कल्पना तो कीजिए। क्या उसको हम फिर निमंत्रण देंगे? देखिए, कुछ काम आपको करना है, जनता को करना है, कुछ काम शासन को करना है, और आप और शासन एक है। अपनी ये सरकार जनता की सरकार, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मैं तो आपके साथ मिलकर सरकार चलाऊंगा। और इसलिए कुछ चीजें तो सरकार कर रही है जो अभी आकाश त्रिपाठी ने आपके सामने प्रस्तुत की। पिछले बार की सेकंड लहर में अभी आकाश बता रहे थे तो उन्होंने सरकारी सेक्टर की जानकारी आपको दी। हमने प्राइवेट सेक्टर को भी साथ मिलकर जो कोशिश की है कि हम कुल मिला के 75,000 बिस्तर अस्पतालों में तैयार रखेंगे, और हर जगह तैयारी जारी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन लाइन बिछ रही है, बेड बन रहे हैं, बच्चों के वार्ड बनाए जा रहे हैं, बच्चों के बिस्तर अलग रहेंगे, उनके लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। मैं विशेषकर क्राइसिस मैनेजमेंट जो हमारी कमेटियां हैं जिले की, उनसे आग्रह करूंगा कि आप जाके अस्पतालों का निरीक्षण कीजिए। कलेक्टर इस बात की चिंता करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी व्यवस्थाएं देख लें, इंतजाम देख लें। उसमें हमारे सारे आदरणीय जनप्रतिनिधि है, उनको देखना है। जो ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो अपने, उनके यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी हम तैयार यथासंभव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी इंतजाम देखे भाई। 75,000 बिस्तर हो जाए, बच्चों के आईसीयू बेड्स बना रहे हैं। अभी मैं कुछ
जिलों में दौरा करके आया हूं, कुछ में जा रहा हूं मैं, लेकिन आपके जिले में आपको देखना है और इसलिए आपको जवाबदारी सौंप रहा हूं। आप भूल मत जाना, नहीं आप भूल जाओ कि अब तो कोविड खत्म, तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम खत्म। वो खत्म नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री बन गए, वो अपने प्रभार के जिले की सारी व्यवस्था देखेंगे, लेकिन तब तक विशेषकर जिन जिलों में दत्तचित्त होकर जिन कोविड मंत्रियों ने काम देखा है, उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। इस टीम के साथ मिलके उनका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि अधिकांश स्थानीय मंत्री उसमें थे। और इसलिए एक तरफ इलाज का इंतजाम, दवाई के बारे में भी बताया, रेमडेसिविर का स्टॉक हमने पहले ही से कर लिया है। जरूरी दवाइयां हम इकट्ठी करके रख रहे हैं। रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी उस दिन और खत्म होने के पहले दवाई बुलवा लेंगे। उस इंतजाम में हम लगे। ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो रहे हैं। अतिरिक्त ऑक्सीजन जितनी जरूरत पड़ेगी उसको भी टाई अप कर रहे हैं। टैंकर हमारे पास उपलब्ध रहे, इसलिए हम किराए पे भी अनुबंधित कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे टैंकर हम लेंगे। क्योंकि पिछली बार टैंकर की भी बहुत दिक्कत हुई थी। ऑक्सीजन है तो टैंकर में लानी पड़ती बाहर से। ऑक्सीजन के भंडार करने के लिए भी जो भंडारण का टैंकर आते हैं वो भी अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ ये व्यवस्थात्मक काम ये हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिसमें आपका सहयोग चाहिए, एक खूब टेस्ट करना है। कलेक्टर्स बैठे हैं, सारे प्रभारी मंत्री बैठे हैं, और मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ जगह दिक्कत आ रही, लोग सैंपल नहीं देते कि अब क्या जरूरत है, हमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप प्रेरित कीजिए, सैंपल देना है। देखो तत्काल पता चल जाए इसका तरीका हमारे पास क्या है। तरीका हमारे पास एक ही है कि हमारा सैंपल ले ले, निगेटिव है तो निगेटिव आ जाएगा, काय की चिंता। लेकिन पॉजिटिव अगर आया तो तुरंत सतर्क हो जाए।